हेलो फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, यूपीएसआई और एनी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न की जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक युग के बारे में देखने वाले हैं। प्रागैतिहासिक युग के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक युग में हमारा प्रश्न क्या आता है कि ये काल जो है कब से कब तक शुरू हुआ था, कब से कब तक हुआ था। तो ये काल हमारा स्टार्ट हुआ था 2500 बीसी से। 2500 बीसी से स्टार्ट हुआ था और 1750 बीसी तक चला था। 1750 बीसी तक चला था। और प्रागैतिहासिक का दूसरा नाम क्या था? तो इसका दूसरा नाम था कांस्य। कांस्य युगीन सभ्यता इसका दूसरा नाम था। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हम लोग जानते थे इसको। और इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता ये थे कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग भी थे, वो लोग लिखना तो जानते थे, लिखना तो जानते थे, लिखना तो जानते थे, लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। ये है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लोग, प्रागैतिहासिक काल 2500 बीसी से स्टार्ट हुआ था और 1750 बीसी तक चला था। ठीक। और उसके बाद इसको दूसरा नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें जो लोग भी थे वो लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में इतना ही था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी भी शुरुआत जो हुई थी वो 2500 बीसी से लेकर 2500 बीसी में स्टार्ट हुई थी और 1750 बीसी में इसका भी अंत हुआ था। और इसका दुनिया की सबसे पुरानी जो नगरीय व्यवस्था थी उसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सबसे पुरानी नगरीय व्यवस्था को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सबसे पुरानी नगरीय व्यवस्था को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और ये जो है कि 1947 ईस्वी तक चला था। 1947 ईस्वी तक चला था, जो कि इंडिया में केवल 1947 ईस्वी तक 45 स्थलों का खोज हुआ था इंडिया में। 45 स्थल से 1947 तक। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 1826 ईस्वी में क्या हुआ था। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया था। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया था 1826 ईस्वी में। ठीक। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो वो पड़ा था जॉन मार्शल के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा था। ठीक, जॉन मार्शल के नाम पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में क्या हुआ था यहाँ पर? 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर एक कनिंघम था, अलेक्जेंडर कनिंघम था, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम था। इन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया था। सर्वे जो किए थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था हड़प्पा का। कब किए थे? 1853 ईस्वी में। और इनका जो खत्म हुआ था 1853 से स्टार्ट होके 1870 ईस्वी में खत्म हुआ था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रकाश डाले थे सर्वप्रथम वो चार्ल्स मेंशन थे। और 1826 ईस्वी में इन्होंने प्रकाश डाला। चार्ल्स मेंशन जो थे 1826 में प्रकाश डाला था। और उसके बाद क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। उसके बाद 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वे स्टार्ट किया था, जो सर्वे 1870 ईस्वी तक चला था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कहाँ कहाँ पर खोजा गया था। तो सबसे पहले जो खोजा गया था वो पंजाब में खोजा गया था। पंजाब में
उसके बाद जो हरियाणा में इसके साक्ष्य मिले थे, हरियाणा में मिले थे, पंजाब में मिला था, उसके बाद गुजरात में मिला था, गुजरात में। उसके बाद जो मिला था राजस्थान में मिला था, राजस्थान में। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला था। उसके बाद जो मिला था वो बलूचिस्तान में मिला था, बलूचिस्तान में मिला था। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे साक्ष्य मिले थे, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। सबसे पहले पंजाब में मिला था, फिर हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बलूचिस्तान में। इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ था, चलिए हम लोग देखते हैं। उसके बाद हड़प्पा काल की मुद्राएं के निर्माण में मुख्य रूप से क्या उपयोग किया जाता था, तो मुद्राएं के रूप में मुख्य रूप से जो लोग उपयोग करते थे उसका नाम था सेल खड़ी। सेल खड़ी, सेल खड़ी जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था मुद्राओं के रूप में। और इसमें ज्यादातर निवासी जो थे वो लोग शहरी थे, ज्यादातर निवासी जो थे वो शहरी लोग थे, ग्रामीण लोग नहीं थे। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त एक और नाम था, उपयुक्त नाम था, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। यानी कि जो मुद्राएं वो लोग उपयोग करते थे उसे हम लोग सेलखड़ी के नाम से जानते हैं। और ज्यादातर लोग शहरी में, शहरी के रूप में। और उसके बाद जो है इसका दूसरा उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इसका प्रगति कैसे हुआ था, इसका विस्तार कितना हुआ था, तो ये जो है सिंधु सभ्यता जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का जो था ये फैला हुआ था, वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक सिंधु सभ्यता फैला हुआ था। और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता ही थी। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु सभ्यता, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता ही थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका आकार कैसा था। इसका आकार, सबसे पहले तो इसका आकार जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो त्रिकोणीय था, यानी ट्रायंगल के रूप में था, ट्रायंगल के रूप में था, यानी त्रिकोणी था, त्रिकोणी। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ में क्या क्या था। तो हम लोग अगर इंडिया के नॉर्थ में जाएंगे तो इंडिया के नॉर्थ में जो था जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर था, जिसमें मंडा, जिसमें मंडा जो मिला था वो मंडा के साक्ष्य मिले थे, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे मंडा मिला था जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ईस्ट की बात हम लोग करते हैं। नॉर्थ की बात हो गया, ईस्ट की बात देखते हैं हम लोग। तो ईस्ट में जो मिला था वो आलमगीरपुर मिला था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मिला था, जो कि यूपी के मेरठ जिला में है, यूपी के मेरठ जिला में स्थित है। ठीक, यूपी के मेरठ जिला में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे ये स्थित है आलमगीरा। अब ईस्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं साउथ में, साउथ में हम लोग चलते हैं। तो साउथ में जो स्थित था वो डैमाबाद, साउथ में जो स्थित था उसे हम लोग बोलते हैं डैमाबाद, डैमाबाद साथ में होता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें जो है कि ये प्रवस नदी, प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे भी स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी किनारे। और ये प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी थी, गोदावरी नदी की सहायक नदी थी। चलिए इतना हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया और साउथ हो गया। अब एक बचा हुआ है पश्चिम, पश्चिम की ओर हम लोग देखते हैं पश्चिम में क्या क्या हुआ था। तो पश्चिम में जो है कि वो सुल्का कोडर, सुल्का गेडोर, सुल्का गेडोर जो मिला था ये जो स्थित है इसमें वो बलूचिस्तान में स्थित है, बलू
ये बलूचिस्तान में स्थित है और ये डास्क नदी के किनारे स्थित है। डास्क नदी के किनारे ये स्थित है पश्चिम में। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं सेब के बारे में। हम लोग को पता चल गया सेब के बारे में। चलिए पश्चिम में जो स्थित है वो सोलकर रेडोर स्थित है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है और डास्क नदी के किनारे स्थित है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में जो था वो जम्मू और कश्मीर था जिसका नाम मंडा था और वो चिनाब नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद हम लोग ईस्ट में जाते हैं तो ईस्ट में जब देखेंगे तो आलमगीरपुर था। ईस्ट में आलमगीरपुर स्थित था जो कि यूपी के मेरठ जिला में स्थित है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और उसके बाद जब हम लोग साउथ में जाते हैं तो वहां पर डैमाबाद स्थित था जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। प्रवरा नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी थी। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे जो देख सकते हैं चलिए इसी में हम लोग देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या हुआ था। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोज किया था। ठीक 1921 ईस्वी में। और ये जो स्थित है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। जब 1921 ईस्वी में खोज किए थे तो रावी नदी के किनारे स्थित है और ये पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। वर्तमान में जो इसमें पाकिस्तान में स्थित है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं साक्ष्य के बारे में कि हमें एविडेंस क्या क्या मिलते हैं यानी प्रमाण क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रमाण जो मिला था वो मिला था कि वहां पर 12 अन्नागार थे। 12 अन्नागार थे जो कि 6 पंक्तियों में थे। 12 अन्नागार थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अन्न का भंडार मिला था। दूसरा जो प्रमाण मिला था वो अन्न का भंडार मिला था। और उसके बाद जो मिला था तीसरा जो मिला था प्रमाण वो था कि कांसे से बना खिलौना मिला था। कांसे से बना हुआ खिलौना यहाँ पर प्राप्त हुआ था। और उसके बाद चौथा जो प्रमाण मिला था वो गरुड़ से चित्रित मुद्रा थी। गरुड़ से चित्रित मुद्रा थी। और उसके बाद जो हमारा पांचवा जो था उसमें मछुआरों का चित्र बना हुआ था। पांचवा प्रमाण जो मिला था उसमें मछुआरों का चित्र बना हुआ था। और उसके बाद छठवां जो प्रमाण मिला था उसमें कांस्य का दर्पण मिला था। कांस्य का दर्पण मिला हुआ था। और इसमें जो मिला था कच्ची सड़कें थी, नालियां पक्की ईंटों से बनती थी और पत्थरों से ढक दी जाती थी। और उसके बाद सातवां जो हमें प्रमाण मिला था उसमें मिला था कि सड़कें जो थी वो कच्ची थी, नालियां पक्की ईंटों से बनती थी और पत्थरों से ढक दी जाती थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कृषि के बारे में क्या था। कृषि के बारे में ये लोग कैसे कैसे कृषि करते थे। तो यहाँ की सबसे प्रमुख फसलें जो थी वो पहले था गेहूं था। उसके बाद जौ, फिर कपास। ये सब प्रमुख फसलें हैं। उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसलें जो हैं वो है कपास हो गया, मसूर हो गया और उसके बाद चना हो गया, टीला हो गया, बाजरा हो गया और चावल। ये जो थे वो प्रमुख फसलें थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसलें थे। और यहाँ पर जो हम लोग जो बैल से खेती करते थे, जिस बैल से जुताई करते थे वो एक सींगी बैल थे। यानी सभी बैलों के एक सींग केवल थे, दो सींग वाले बैल से नहीं खेती करते थे। और उसके बाद यहाँ की फसलें जो होती थी वो मिश्रित फसलें बोई जाती थी। मिश्रित फसलों का मतलब कि एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती थी एक साथ। तो उसे हम लोग मिश्रित फसलें बोलते थे। और इसका प्रमाण जो मिला था दो समकोण पर खांचे के सेट बताते थे कि इसका प्रमाण था। और उसके बाद देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति पर ज्यादा भरोसा करते थे। मातृशक्ति पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यादा भरोसा यानी ज्यादा विश्वास रखते थे।
और सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दयाराम साहनी और राम राखलदास बनर्जी, ये दो लोग जो हैं वो उनका हाथ था सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करने में, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, इन दो लोगों का सबसे ज्यादा हाथ था इस सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में। और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों जो थे वो सामान्यतः लाल रंग के होते थे, सामान्यतः लाल रंग के होते। तो दोस्तों उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अब आपको एग्जाम में नहीं सब फंसेंगे और किसी भी प्रश्न में का आंसर आप तुरंत दे सकते हैं। तो दोस्तों आपसे इस वीडियो के लास्ट में हम एक प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का अगर आप जवाब दे देते हैं तो अच्छी बात है। चलिए मैं इस प्रश्न का आंसर मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। तो इसका किस प्रश्न का आंसर बताइए। सबसे पहले ये प्रश्न जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, ये आप लोग बता दीजिए कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। आपके ऑप्शन है 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक, 12 लाख वर्ग किलोमीटर तक, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक और 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक। तो आप लोग बता दीजिए कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। आप इस आंसर को कमेंट करिएगा, बाकी हम लोग अगले वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।